सभी को प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, रेलवे ने परीक्षाओं की तिथियां घोषित कर दी है। रेलवे की परीक्षाएं 15 दिसंबर से स्टार्ट हैं, लेकिन एनटीपीसी की परीक्षाएं 28 दिसंबर से शुरू होंगी। ग्रुप डी की परीक्षाएं अप्रैल 2021 में शुरू होंगी। आप सबको इस बात का पता है कि रेलवे की परीक्षाओं के अंदर साइंस का बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। यहाँ पर मैं मेरे आपके यूट्यूब चैनल गुरु गिरधर सर नाम से अपना चैनल है। इस चैनल पर ओनली साइंस की वीडियो ही अपलोड करता हूँ। बहुत सारे साइंस की वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, उन सभी को आप बार बार पढ़ें पुनरावृत्ति के साथ। यहाँ आज मैं एपिसोड 8 यानी कि पार्ट 8, ये रेलवे वगैरह की परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज जो मेरे साथ विद्यार्थी नए जुड़ रहे हैं वो क्वेश्चन 181 से देखकर सोच रहे होंगे कि सर 180 तक कहाँ है। तो वो गुरु गिरधर सर यूट्यूब चैनल पर आपको वीडियो की जो लिस्ट है उसमें 7 एपिसोड अवेलेबल हैं, वहाँ पर मिल जाएंगे। 180 तक वहाँ से पढ़ें और 181 से यहाँ से पढ़ें। खूब अच्छे से मेहनत करें प्यारे विद्यार्थियों। आपके लिए मैं डेली वीडियो अपलोड करता रहूँगा। रेलवे की जब तक परीक्षाएं होंगी तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ें। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि नए लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिल सकें। चलिए अपन बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 181, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है? पहले विद्यार्थी पूछ रहा है नहीं। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आवर्त सारणी होती है उस आवर्त सारणी के अंदर वर्ग 18, इस वर्ग 18 को नोबेल गैस परिवार, अक्रिय गैस परिवार या शून्य संयोजकता परिवार के या उत्कृष्ट गैस परिवार के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अपने पास ये जो चारों ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में सारी नोबेल गैस हैं, लेकिन ये पूछ रहा है वायु में, यानी कि वायुमंडल में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो हीलियम होती है, नियोन होती है, आर्गन होती है, रेडोन वायुमंडल में नहीं होती है। इस गैस को अन्य गैसों के साथ में संयुक्त रूप से पाई जाती है, वहाँ से पृथक करके हम प्राप्त करते हैं। रेडोन वायुमंडल में नोबेल गैस के रूप में विद्यमान नहीं होती है, इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया 4th नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 182, शुष्क बर्फ क्या है? आप इसका देखते ही उत्तर समझ रहे होंगे। शुष्क बर्फ, ड्राई आइस। तो ठोस बर्फ नहीं भाई, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ यही इसका राइट आंसर है। इसका उत्तर CO2 होता है। क्या होता है कि किसी भी कोयले या लकड़ी को अपन जलाते हैं तो जलाने के बाद उसका जो धुआं होता है CO2 रूप में, इस धुएं को यदि अपन -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इसको ठंडा करें, -78 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर ठंडा करें, तो ये सूखी बर्फ का रूप धारण कर लेती है ये गैस। इस वजह से CO2 गैस को ड्राई आइस के नाम से जानते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर। अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? सबसे पहले अपन को ये पता होना चाहिए क्लोरोफिल क्या है। प्यारे विद्यार्थियों, पेड़ पौधों के अंदर पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो हरा रंग इस क्लोरोफिल वर्णक की वजह से होता है, और वर्णक का मतलब होता है रंग प्रदाता, रंग प्रदान करने वाला। तो इस क्लोरोफिल में कौन सी अपने पास में धातु है जो हरा रंग प्रदान करती है? तो उस धातु का नाम है Mg, मैग्नीशियम। यानी कि क्लोरोफिल जो वर्णक होता है वनस्पति के अंदर जो पत्तियों का हरा रंग करता है, इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। राइट आंसर हो गया 3rd नंबर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से सबसे मीठी शर्करा है? अरे विद्यार्थियों, सबसे मीठी शर्करा पूछ रहा है ये।
यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन सबके मैं एग्जाम्पल लिखूंगा, तो फिर आप चूज करके देखिए, बताना, दिमाग लगाना। लैक्टोज दूध के अंदर पाई जाने वाली शर्करा है। सुक्रोज जैसे चीनी के अंदर चीनी। ग्लूकोज अनाज। और फ्रक्टोज शहद। शहद। अब आप देख लीजिए, दूध, दूध, चीनी, अनाज और शहद, इन सब में सबसे मीठा क्या है? तो शहद होगा। तो फ्रक्टोज, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग सबसे मीठी शर्करा होती है, तो इसका राइट आंसर होगा फ्रक्टोज। फ्रक्टोज, ग्लूकोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, ये विकल्प आ जाएं तो सबसे मीठी शर्करा आप फ्रक्टोज याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? प्यारे विद्यार्थियों, ये रीट, ये थर्ड ग्रेड परीक्षा 2012 में भी आया था और रेलवे की परीक्षाओं में बार बार आता रहता है। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया? राइट बंधु, जेम्स वाट, वॉन वाउन, हम्पी डेवी। तो हवाई जहाज का आविष्कार किया था राइट बंधु ने। इसको राइट ब्रदर्स के नाम से भी ऑप्शन में कई बार दे देते हैं, तो इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट नंबर। आगे बढ़ते हैं, टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो देखो, न्यूटन, जेम्स वाट, गैलीलियो, हम्फ्री डेवी। प्यारे विद्यार्थियों, समझने का फेर है, टेलीस्कोप दूरबीन को कहते हैं, दूरबीन। टेलीस्कोप किसको कहते हैं? दूरबीन को। और दूरबीन का आविष्कार किया था गैलीलियो ने। दूरबीन हिंदी में बोलते हैं, टेलीस्कोप इसको इंग्लिश में बोलते हैं, जिसके द्वारा दूर की वस्तुओं को आसानी से बड़े रूप में देखा जाता है। तो टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया? गैलीलियो। अगला क्वेश्चन, खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? प्यारे विद्यार्थियों, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि धुएं के द्वारा भोजन नहीं पकेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड, ये यहाँ पर मैं सूत्र लिख रहा हूँ, इसके द्वारा भोजन नहीं पकेगा। मेथेन, CH4, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण। तो कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन नहीं पकेगा, कार्बन मोनो से नहीं पकेगा, NO से नहीं पकेगा, CH4 से पक जाएगा। CH4 से, मेथेन से, प्रोपेन से, ब्यूटेन से भोजन पका सकते हैं। जैसे LPG जो रसोई गैस होती है, उसमें प्रोपेन और ब्यूटेन गैस होती है। गोबर गैस में मेथेन गैस होती है। तो यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपना थर्ड विकल्प सही है। खाना पकाने में प्रयोग की जाने वाली मुख्यतः गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो गया मेथेन। अगला क्वेश्चन, वाहनों के धुएं में निकलने वाली गैस है। देखो, ये क्वेश्चन UPSC की परीक्षा में पूछा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन है। जो वाहनों के प्रदूषित जो धुआं होता है उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, मार्स गैस बोलते हैं मेथेन को, CH4, और नाइट्रोजन ऑक्साइड, NO। तो देखो, CO2 भी निकलती है, CO भी निकलती है, CH4 भी, NO भी। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा इसके अंदर जो प्रदूषित, प्रभावी, हानिकारक जो गैस है वो है मार्स गैस, यानी कि CH4। इसके अलावा सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड भी वाहनों के धुएं से निकलती है। तो वाहनों के धुएं से निकलने वाली मार्स गैस, CH4, मेथेन जहरीली गैस है ये, और सल्फर ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ये इसके राइट आंसर सही होते हैं। आगे बढ़ते हैं, रक्त में अपशिष्ट नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों के शुद्धिकरण का कार्य करने वाला अंग है। प्यारे विद्यार्थियों, ब्लड में अपने सेल्स में प्रत्येक कोशिकाओं तक ऑक्सीजन परिवहन होने के बाद में अपशिष्ट पदार्थ बनते हैं। रक्त में अपशिष्ट जो गैसें होती है उनका विनिमय या आदान प्रदान तो करते हैं फेफड़े, यकृत का अलग कार्य है। किडनी अपने ब्लड में नाइट्रोजन या अपशिष्ट जो पदार्थ होते हैं, इन पदार्थों को फिल्टर करने का कार्य करती है किडनी। किडनी अपने पास में इंग्लिश वर्ड है और इसको अपन हिंदी में वृक्क इस रूप में बोलते हैं। त्वचा पसीने और सीबम पदार्थ को उत्सर्जित करती है। तो अपने ब्लड में नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों का शुद्धिकरण का कार्य करने का जो अंग है उसका नाम है किडनी, और अपने ब्लड से
अपशिष्ट गैस को या गैसों का विनिमय या आदान प्रदान करने वाला अंग है फेफड़े। अगला क्वेश्चन, पित्त रस की प्रकृति होती है। प्यारे विद्यार्थियों, ये प्रश्न बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। दिल्ली पुलिस 2016 में आया, राजस्थान पुलिस 2018 में आया। देखो, पित्तरस उत्पन्न तो होगा लीवर से। पित्तरस जमा होता है पित्ताशय की थैली में, और पित्तरस का पीएच मान होता है 7.4 से 7.7 की रेंज में। अब ये रेंज आप जानते हैं किसकी होती है, क्षारीय की। तो पित्तरस की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय। और यहाँ पर ऐसे आ जाता प्रबल क्षारीय या दुर्बल क्षारीय, तो अपने पास में 7 के नज़दीक जो पीएच मान है क्षारीय की रेंज में, वो दुर्बल क्षारीय में आएंगे। तो दुर्बल क्षारीय होती है पित्तरस की प्रकृति। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोफीबिया रोग होता है। सबसे पहले समझे हाइड्रोफीबिया रोग क्या होता है। प्यारे विद्यार्थियों, हाइड्रोफीबिया इंग्लिश वर्ड है और इसको हिंदी में बोलते हैं जल भित्ति। जल यानी जल से भयभीत होने वाला रोगी किस बीमारी को प्रदर्शित करता है। तो हाइड्रोफीबिया एक वायरस जनित बीमारी है, और ये बीमारी कुत्ते के काटने से, भेड़िया के काटने से, बंदर के काटने से, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर तो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि हाइड्रोफीबिया या जलबित्ती रेबीज की बीमारी को बोलते हैं। रेबीज की बीमारी का नाम है। तो इस रेबीज की बीमारी को हाइड्रोफीबिया या जलबित्ती रोग बोलते हैं। ये कुत्ता काटे तो कुत्ते की लार में जो रहबड़ो नाम का वायरस होता है, वो व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करने के बाद तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, और उस वायरस की वजह से रोगी जल से भयभीत होने लगता है, डरने लगता है, यानी कि हाइड्रोफीबिया से ग्रसित हो जाता है। रेबीज की बीमारी कुत्ते के काटने से भी होती है, भेड़िया के काटने से भी होती है, बंदर के काटने से भी, उपरोक्त सभी। तो कुत्ते, भेड़िया, बंदर, इन सभी के काटने से हाइड्रोफीबिया की बीमारी व्यक्ति की हो सकती है। इस वजह से इसका राइट आंसर हो गया उपरोक्त सभी। इस प्रकार का प्रश्न परीक्षा में पूछा जाता है तो अधिकतर बच्चे कुत्ते के काटने से इस सही विकल्प के टिक मारते हैं, लेकिन रेबीज की बीमारी सभी जो ऑप्शन में है उनके अकॉर्डिंग होती है। इसको जलभित्ति क्यों बोला जाता है वो मैंने आपको बता ही दिया, क्योंकि रोगी जल से भयभीत होने लगता है, डरने लगता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं। पीरियोडिक टेबल से संबंधित रेलवे की परीक्षाओं में बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आपने आवर्त सारणी पढ़ी होगी, और यहाँ पर मैं काल्पनिक रूप से ये एक आवर्त सारणी बना रहा हूँ। ये लीजिए, इस आवर्त सारणी के अंदर ये जो ऊर्ध्वाधर स्तंभ होते हैं, इनको तो बोलते हैं वर्ग। और ये जो क्षैतिज होते हैं, ये क्षैतिज, इन क्षैतिज अपने पास में क्षैतिज जो लाइनें होती है, ये क्षैतिज, इनको बोलते हैं आवर्त। आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभों को कहते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा आवर्त। और आवर्त सारणी में आवर्त कितने हैं, आवर्त हैं 7, और वर्ग कितने हैं 18। याद रखने की बात है। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्ग 18 हैं, आवर्त 7 हैं, वर्ग स्तंभ या कॉलम के रूप में है प्रदर्शित किए जाते हैं, और आवर्त क्षैतिज रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलनशील होकर प्रदान करते हैं। देखो, अपने पास में जैसे HCl है, और इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसको अपन H2O यानी कि जल में घुलनशील कर दिए, जल में घोल दिए, तो इसके बाद में किस रूप में टूटेगा, ये टूटेगा अपने पास में H+ और Cl- के रूप में टूट जाएगा। इस H+ को अपन बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन। इस रिएक्शन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जैसे H3O+ और Cl-, तो इसको अपन हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं।
तो सभी अम्ल जल में घुलनशील होकर कौन से आयन देते हैं? हाइड्रोजन आयन। इसका राइट आंसर हो गया फर्स्ट। आगे बढ़ते हैं। दो या दो से अधिक, अच्छे से पढ़ना, बहुत बार ये परीक्षा में परिभाषा पूछी हुई है। दो या दो से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में सहयोग करने वाला पदार्थ कहलाता है। यानी कि इस बात को आप ऐसे समझें कि दो या दो से अधिक तत्वों को एक निश्चित अनुपात में अपन मिलाते हैं तो क्या बनता है? तत्व बनता है क्या? नहीं। यौगिक, हाँ सही है, मिश्रण नहीं बनेगा, परमाणु नहीं बनेगा। दो या दो से अधिक तत्वों को अपन यदि निश्चित अनुपात के रूप में मिलाते हैं तो वो यौगिक कहलाता है। क्या कहलाता है? यौगिक। निश्चित अनुपात होना चाहिए उन तत्वों का। ये परिभाषा कई बार परीक्षा में आती है। दो या दो से अधिक तत्वों का एक निश्चित अनुपात से मिला पदार्थ यौगिक कहलाता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, क्या कहलाएगा? परमाणु संख्या, द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन संख्या, परमाणु क्रमांक। ये कह रहा है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योगफल। तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन किस में होते हैं? नाभिक में, और इनका योगफल कहलाता है परमाणु का द्रव्यमान। बहुत बार परीक्षा में आता है, याद रखना, किसी तत्व के न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्याओं का योगफल कर दिया जाता है तो उस तत्व के नाभिक में उपस्थित परमाणु का द्रव्यमान का पता लगता है। अगला क्वेश्चन है, फ्लोरीन कौन से आवर्त का तत्व है? फ्लोरीन F। फ्लोरीन अपने पास में हैलोजन परिवार का तत्व है। प्यारे विद्यार्थियों, इस फ्लोरीन को कौन से आवर्त में रखा गया है, ये पूछ रहा है। तो अभी मैंने बताया था इसे 7 आवर्त हैं, तो इनमें कौन से आवर्त का तत्व है? तो ये आपको पीरियोडिक टेबल याद करनी पड़ेगी। मैं अलग से आपको पीरियोडिक टेबल का चैप्टर पढ़ाऊंगा, तब आपको बात क्लियर होगी। वैसे आपको याद रखना है, फ्लोरीन दूसरे आवर्त का तत्व है। कौन से आवर्त का तत्व है? दूसरे का। और फ्लोरीन कौन से वर्ग का तत्व है? 17 का। यानी कि आवर्त तो है दूसरा और वर्ग है फ्लोरीन का 17। हेलोजन परिवार का सदस्य है। अगला क्वेश्चन, अक्रिय गैसों की खोज का श्रेय किसे प्राप्त है? प्यारे विद्यार्थियों, आवर्त सारणी में वर्ग 18, जैसा कि मैंने अभी फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, इस वर्ग 18 में जितने भी अक्रिय गैस हैं, उत्कृष्ट गैस हैं, नोबेल गैस हैं या शून्य संयोजकता के तत्व हैं, इन सब की खोज करने का श्रेय किस साइंटिस्ट को जाता है? तो ये श्रेय जाता है रैमजे नाम के साइंटिस्ट को। याद रखना, ये एनडीए की परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि अक्रिय गैसों की खोज करने का श्रेय किसे प्राप्त है? तो उस साइंटिस्ट का नाम है रैमजे। आगे बढ़ते हैं, गामा किरणों की खोज किसने की? अच्छा क्वेश्चन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपने पास में 3 प्रकार की किरणें हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो ये जो गामा किरणें होती है, इन गामा किरणों को कौन से साइंटिस्ट ने खोजा? तो साइंटिस्ट का नाम है अपने पास में विलॉर्ड। रदरफोर्ड नहीं है, रोंटगन नहीं है, बैकुरल नहीं है। तो गामा किरणों का खोजकर्ता कौन है प्यारे विद्यार्थियों? विलॉर्ड साइंटिस्ट, विलॉर्ड। आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी की आयु का आकलन किस पद्धति के द्वारा किया जाता है? देखो प्यारे विद्यार्थियों, किसी भी सभ्यता में मिले अवशेष पदार्थ होते हैं, उनका तो C14 यानी कि कार्बन 14 डेटिंग प्रणाली के द्वारा पता कर लिया जाता है कि ये अपने पास में कितना पुराना है। जैसे मान लो मोहनजोदड़ो खुदाई में कोई बर्तन मिला, मृदभांड मिला, तो उसकी अपन रेडियो एक्टिव तत्व कार्बन 14, इसके द्वारा उसकी आयु या उम्र का निर्धारण कर लेते हैं कि ये कितने वर्ष पुराना ये अपने पास में मिट्टी का बर्तन है या कोई धातु का औजार है। लेकिन अपने पास में जैसे कोई बड़ी चट्टान या कोई ग्रह वगैरह हो, तो उसकी आयु का आकलन कौन सी पद्धति के द्वारा करें? या डेटिंग का मतलब है दिनांक से, और पद्धति का मतलब है सिस्टम या नियम। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति होती है,
इस यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा पृथ्वी की आयु का आकलन किया जाता है। या किसी ग्रह या बड़ी चट्टानों या चंद्रमा की आयु का आकलन भी अपन यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा कर सकते हैं कि ये कितना पुराना होगा चंद्रमा। तो यूरेनियम डेटिंग पद्धति के द्वारा ग्रह और बड़ी चट्टानों, उपग्रहों, इन सभी की आयु का आकलन किया जाता है। और वैसे अपने पास में जीवाश्म होते हैं, उनकी आयु का निर्धारण कार्बन डेटिंग पद्धति के द्वारा करते हैं। अगला क्वेश्चन, परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण है। प्यारे विद्यार्थी, ये परमाणु है। इस परमाणु के चारों ओर चक्रण करते हैं इलेक्ट्रॉन और इसके नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो जाहिर सी बात है, जैसे किसी बाल्टी के अंदर मैं मिट्टी को डालूं तो उसमें जो हल्का कण होगा वो ऊपर आ जाएगा। उस मिट्टी में उपस्थित या मिट्टी में अवस्थित जो तिनके हैं वो ऊपर तैरेंगे। उसी प्रकार से नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित हैं। इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन तैर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे हैं। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि इलेक्ट्रॉन ही चक्रण क्यों करते हैं, क्योंकि तीन जो परमाणु तत्व हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें सबसे हल्का जो तत्व सबसे हल्का कण है वो सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन। परमाणु में सबसे हल्का कण है इलेक्ट्रॉन और सबसे भारी कण है प्रोटॉन। तो परमाणु में अवस्थित सबसे हल्का कण, सबसे हल्का कौन है यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर ऐसे भी आ सकता है, सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन। सबसे भारी कौन है, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन सबसे हल्का होने की वजह से ही चारों ओर कक्षाओं में चक्रण करता है। अगला क्वेश्चन, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न, किसी तत्व के परमाणु क्रमांक तो क्या हो, भिन्न भिन्न यानी अलग अलग, उसकी द्रव्यमान संख्या क्या हो, समान, तो वह तत्व कौन सा गुणधर्म प्रदर्शित करता है, समस्थानिक नहीं। प्यारे विद्यार्थियों, समस्थानिक का मतलब है कि उनका स्थान समान हो, यानी कि ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक समान और द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, वे तो कहलाते हैं समस्थानिक, आइसोटोप। और ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक हो अलग अलग, भिन्न भिन्न और द्रव्यमान संख्या समान, वे कहलाते हैं संभारिक, आइसोवा। ये तो आइसोटोप हो गया, ये संभारिक अपने पास में इसका राइट आंसर होगा। जैसे उदाहरण मैं आपको बताऊं, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। देखो, आर्गन का परमाणु क्रमांक 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। आर्गन का परमाणु द्रव्यमान 40, पोटेशियम का 40 और कैल्शियम का 40। ये देखो, परमाणु क्रमांक तो इनके तत्वों के भिन्न भिन्न है, अलग अलग हो गए, और ये द्रव्यमान संख्या क्या हो गई, समान हो गई। तो ऐसे तत्व जिनके परमाणु क्रमांक तो अलग अलग हो और द्रव्यमान संख्या समान हो, वे संभारिक कहलाते हैं। तो राइट आंसर हो गया 2। अगला क्वेश्चन है, भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम है। सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए कि भुजा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH होल ट्वाइस। ये अपने पास में भुजा हुआ चूना का सूत्र है। तो Ca का मतलब है कैल्शियम, OH होल ट्वाइस का मतलब है हाइड्रोक्साइड। तो राइट आंसर हो गया 4। भुजा हुआ चूना का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस। परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है भुजा हुआ चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी कि CaOH होल ट्वाइस। प्यारे विद्यार्थियों, बहुत बार परीक्षाओं के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ पर अपना आज ये एपिसोड 8वां था। 7 एपिसोड मेरे चैनल पर डले हुए हैं, आप इनको बार बार पढ़ें पुनरावृत्ति के साथ। अगला वीडियो मैं जल्द ही अगले दिन नई ऊर्जा के साथ आपके लिए पेश करूँगा। खूब अच्छे से पढ़ें। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और इसको शेयर करें, और हमारे चैनल पे यदि आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर लें, ताकि नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द प्राप्त हो। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। थैंक यू।